चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सारी चीजें इसमें मिक्स है, समझो। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के है, कुछ इकोनॉमिक्स से है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, करंट अफेयर्स और जीके वगैरह सब मिला करके मिलते जुलते सारे जो है ये है। सुबह का पीडीएफ मैंने ऐप में अपलोड कर दिया है। इसका पीडीएफ भी जो है अभी अपलोड हो जाएगा एक आध घंटे के अंदर में ही, या इमीडिएटली मैं जो है क्लास के बाद में कर दूंगा। हो सकता है आधे घंटे के अंदर, ठीक है। अरे ठीक है यार सही है। मैं दुआ करूंगा कि आपको लास्ट क्लास ही हो, आप लोग को मेरी जरूरत दोबारा लाइफ में कभी पड़े नहीं, और सबके सब आप लोग जॉब में लग जाए, है ना। चलो, और बुक सपोर्ट कर ट्रेन की आवाज में देखो, उसने बोला कि ठीक। चलो, अभी आ रही है आवाज सबको? स्टार्ट करें? चलो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ द स्टेट्स फर्स्ट फिल्म कही देवे संदेश। अब स्टेट का मतलब यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात हो रही है कि यहाँ पर जो राज्य का पहला जो है, पहली जो मूवी बनी थी रीजनल लैंग्वेज में, उसका नाम था कही देवे संदेश। इसके प्रोड्यूसर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका प्रोड्यूसर कौन था। पहला ऑप्शन है यहाँ पर जय पांडे, मनु नायक, हेमंत नायडू, नन ऑफ दिस। तो छत्तीसगढ़ी में पहली मूवी बनी थी जिसका नाम था कही देवे संदेश, उसके प्रोड्यूसर कौन थे, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मनु नायक। डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, मनु नायक। तो इसका करेक्ट आंसर है मनु नायक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डिटोंग डांस। डिटोंग नृत्य किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ी का जो, छत्तीसगढ़ के जो फोक डांस हैं उनमें एक डांस था डिटोंग। तो डिटोंग नृत्य किसे कहते हैं? पहला है यहाँ पे डंडारी नृत्य को बोलते हैं, परघोनी जो नृत्य होता है उसको बोलते हैं, या फिर राउत डांस को, राउत नृत्य को बोलते हैं, राउत नाचा जिसको बोला जाता है, या फिर गेड़ी नृत्य, गेड़ी डांस जिसको बोलते हैं। तो इसका जो है करेक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा? डिटोंग नृत्य किससे रिलेटेड है या किसको बोला जाता है इन चारों में से? बताओ। जब मैं फोक डांस वगैरह बता रहा था छत्तीसगढ़ का, तो उसमें ये चीज आया हुआ था, उसमें इस डांस फॉर्म को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। चलो, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। जो गेड़ी नृत्य होता है उसको बोला जाता है डिटोंग नृत्य। इसी को बोला जाता है डिटोंग। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, गेड़ी नृत्य। Which dance is performed by most of the tribes of छत्तीसगढ़ आफ्टर हार्वेस्टिंग। फसल के बाद, फसल कटने के बाद में जो है छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जो जनजातीय समुदाय है वो कौन सा नृत्य को परफॉर्म करती है, कौन सा नृत्य करती है? पहला है कर्मा नृत्य, बिहू नृत्य, डंडा नृत्य, या फिर बार नृत्य।
चलो सबको ये पता है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो कर्मा नृत्य किया जाता है, जितने भी जनजातीय समुदाय हैं फसल कटने के बाद में जो है छत्तीसगढ़ में कर्मा नृत्य जो है किया जाता है। ठीक है, बिहू तो असम का नृत्य है। डंडा नृत्य भी छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन वो होली के टाइम में होता है, फागुन मंथ में। बार जो नृत्य है वो भी एक जन नृत्य है, कंवर जनजाति के द्वारा जो है वो किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है हार्वेस्टिंग के बाद में स्पेशली ज्यादातर ट्राइब्स में कौन सा नृत्य होता है, तो कर्मा नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। तो जीडीपी को बेसिकली यहाँ पर एक तरह से पूछ रहा है, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे टर्म्स दिया हुआ है। द जीडीपी दैट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्या क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड है यहाँ पे, द जीडीपी दैट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग अ बेस ईयर एज अ डिटर्मिनेंट। उसके बाद में मार्केट का जो बेस ईयर है उसके हिसाब से जो है इसको लिया जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है, द जीडीपी दैट इज कैलकुलेटेड एट द करेंट मार्केट प्राइस। बाजार भाव में जो वर्तमान बाजार भाव है उस पर जो है कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी को। तो यही इसका एक करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी चीजें यहाँ पे गलत है। जैसे लास्ट में दिया है, द जीडीपी दैट एक्सक्लूड्स ऑल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन द कैलकुलेशन। तो जनरली जो है जीडीपी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जो है कैलकुलेशन में जो है इंक्लूड किया जाता है, ना कि एक्सक्लूड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग डिसइंफ्लेशन। तो अवस्फीति बोला जाता है इसको, डिसइंफ्लेशन को। मुद्रा अवस्फीति बोल सकते हो, एक तो मुद्रा स्फीति होता है और दूसरा होता है मुद्रा अवस्फीति। तो यहाँ पे है चार, यहाँ पे दिया हुआ है, अ सिनेरियो व्हेन इन्फ्लेशन इज मेनली ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑफ ओनली अ फ्यू कमोडिटीज एंड नॉट ऑफ ऑल कमोडिटीज। मतलब कुछ ही, मतलब कि मुद्रा स्फीति का एक ऐसा सिनेरियो बोला जा रहा है जो कि कुछ वस्तुओं की वजह से होती है और सभी वस्तुओं की वजह से नहीं होती। क्या इन्फ्लेशन इस वजह से हो रहा है कि वो कुछ वस्तुओं की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है और कुछ वस्तुओं की वजह से नहीं हो रहा है, तब उसको ये डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, पहला चीज है। दूसरा है एन ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइसेस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। तीसरा है अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन अ स्पेसिफिक पीरियड। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है, अगर वो जो है एक विशिष्ट अवधि में एक स्पेसिफिक पीरियड में जो है मुद्रास्फीति के दर में कमी आती है तो उसी को बोला जाता है डिसइन्फ्लेशन, अस्फीति। ठीक है, अस्फीति का मतलब है घटना कोई चीज, मतलब घटेगा क्या चीज, इन्फ्लेशन ही घटेगा। लेकिन उसका वो क्या है, कंडीशन क्या है कि वो डिक्रीज तो होगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से ही डिक्रीज होगा, जो भी इन्फ्लेशन चल रहा था उसके दर पे ही डिक्रीज होगा, लेकिन वो स्पेसिफिक पीरियड में होगा। तो ये क्या कहलाता है, आपका डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। जो मजुली आइलैंड है जो कि भारत का और पूरी दुनिया का जो है लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माना जाता है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, वो कौन सी जगह में लोकेटेड है। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश के पास, असम में, नागालैंड में, या फिर उत्तर प्रदेश में। मैं जब नदी वाला सेक्शन एक बार कर, ब्रह्मपुत्र नदी है ना। और ब्रह्मपुत्र के बारे में एक दो बार अभी और बीच में बात हुई थी, कैलाश मानसरोवर लेक के पास में है, तो तिब्बत एरिया में, स्पेशली प्लाटो ऑफ तिब्बत जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर है आपका मजुली आइलैंड, ब्रह्मपुत्र नदी के पास पड़ता है। ये दुनिया का जो है सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माना जाता है। और ब्रह्मपुत्र जैसा कि इंडिया में भी बहती है, तिब्बत में भी बहती है, बांग्लादेश में भी बहती है। तो ये कहाँ पे है, चलो काफी लोगों ने आंसर दिया है, असम में। ठीक है, असम में पड़ता है आपका मजुली आइलैंड, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे है, समझो ये भारत में जब ब्रह्मपुत्र नदी जहां से बहती है वहां से। देखो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जो लिस्ट है उसमें भी मैंने ये चीज मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो उसको, कि टोटल इसका जो लेंथ है ब्रह्मपुत्र नदी की,
ये जो है 2880 किलोमीटर तक का है, लेकिन भारत में ये सिर्फ 916 किलोमीटर बहती है। तो ये जो 916 किलोमीटर बहती है, उसी बीच में जो है ये मजुली आइलैंड पड़ता है, असम के पास में, ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड के रूप में फेमस है। अतुल कुमार साहू, हाँ यार, ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वाइडेस्ट रिवर है, इंडिया का सबसे चौड़ा नदी माना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द इंडिया? जो मीठे पानी का सबसे बड़ा जो झील है भारत में, वो कौन सा है? पहला है चिल्का झील, डल झील, वुलर झील, या फिर उदय सागर झील। इसमें से कौन सा ऐसा झील है, ऐसा लेक है जो भारत में जो है सबसे मीठे पानी का सबसे बड़ा झील माना जाता है? ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें हैं। एक झील ऐसा है जो कि सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का, खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। और एक ऐसा है जो कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। तो जो वुलर झील है वो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है भारत में, ठीक है। कौन से उसमें पड़ता है, स्टेट में पड़ता है? जल्दी से बताओ। जे&के में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पड़ता है वुलर झील, और चिल्का झील पड़ता है उड़ीसा में, जो कि सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर या सॉल्टी वाटर जो है लेक है इंडिया का, चिल्का झील। डल झील कहाँ पड़ता है? डल झील भी कहाँ है? आपके श्रीनगर में ही पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज इट्स ओरिजिन इन महाबलेश्वर? महाबलेश्वर में जिसका ओरिजिन है, जहां से निकलती है, वो कौन सा नदी है? पहला है कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, या कृष्णा नदी। चलो, सब लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है, एक वेस्टर्न घाट करके जगह है, वहां से जो है इसका ओरिजिनेशन होता है महाराष्ट्र क्षेत्र में, ठीक है। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी जो है, याद रखना है, 1400 किलोमीटर का जो है इसका डिस्टेंस है, लेंथ है। और ये एक तरह से बोलना चाहिए, इसको बोला जाता है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है। जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है वो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी नदी मानी जाती है पेनिनसुलर इंडिया की। अब पेनिनसुलर इंडिया का बेसिकली मतलब ये है कि जो तीन क्षेत्रों से जो है समुद्र से घिरा हुआ है, और जो सबसे नजदीकी है। तो आपको पता होगा साउथ के क्षेत्र में जो है ये महाराष्ट्र, और ये जो निचला हिस्सा है भारत का, वो पेनिनसुलर इंडिया का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। तो उस सेक्शन में जो है गोदावरी और कृष्णा, ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ बोलता हूँ यार, भारत में, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? चलो, वैसा ही क्वेश्चन है, यही है क्या यार? चलो, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? मैंने सेकंड लॉन्गेस्ट कहा किसको? कृष्णा नदी को। तो लॉन्गेस्ट कौन सा है आपका? सिंपल है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जल्दी से बताओ। ठीक है, मैंने बोल ही दिया था, गोदावरी जो रिवर है वो पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट नदी मानी जाती है। कितना लेंथ है, कोई बता सकता है? 1400 किलोमीटर किसका है? कृष्णा नदी का है। और गोदावरी नदी का लेंथ कितना है? मिलता जुलता है, लगभग उतना ही लंबा है, थोड़ा सा ज्यादा है गोदावरी नदी। चलो, 1465 किलोमीटर, ठीक है। 1465 किलोमीटर जो है इसका लेंथ है। कहां से निकलती है? त्र्यंबक हिल है, त्र्यंबक पहाड़ी।
नासिक में है ना, महाराष्ट्र। नहीं यार, 1560 नहीं है जय, 1465 किलोमीटर है इसका। In which city of Madhya Pradesh has created a world record by making the world's largest gone painting on a 75-meter long canvas? अभी जो है मध्य प्रदेश में रिसेंटली फरवरी के मंथ की ही बात है ये, कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है दुनिया के सबसे लार्जेस्ट जो है गोंड पेंटिंग बनाने का। जो गोंड पेंटिंग है, गोंड जनजाति के द्वारा जो है इसको शुरुआत किया गया था, हालांकि बहुत सारे ट्राइब से बनाते हैं। तो गोंड पेंटिंग्स बनाया गया एक 75 मीटर लंबे कैनवास में जो है इसको क्रिएट किया गया। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है: धार में, भोपाल में, झाबुआ में या फिर सागर में। चलो, सुने हो न्यूज वगैरह में था अभी ये। चलो, इसका करेक्ट आंसर है भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश में जो है अभी, भोपाल मध्य प्रदेश में अभी जो है एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वहां पे। तो लगभग 35 कलाकारों ने इसमें, 35 जो है आर्टिस्ट ने मिल करके ये बनाया है। ठीक है, तो ये 75 मीटर का कैनवास बनाया गया था। और उसमें जो है आपका हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, उसको सेंट्रल माना गया, या उसी के आसपास में जो है बहुत सारे यहाँ पे जो है गुण पेंटिंग बनाया गया। लेकिन उसका जो मेजर अट्रैक्शन था वो राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, वो सेंट्रल अट्रैक्शन था इसमें। 35 कलाकारों ने ये बनाया है, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ठीक है। चलो, इन विच टेम्पल ऑफ मध्य प्रदेश विल द फर्स्ट जीरो वेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द स्टेट बी बिल्ट? मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा मंदिर है जहां पर पहला है जहां पे जीरो वेस्ट परिसर बनाया गया है, ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि जीरो वेस्ट है, किसी भी तरह का वहां पे जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि कोई भी गंदगी ना रहे, ऐसा परिसर बना। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है: महाकाल टेम्पल, भोजपुर टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल या फिर गणेश खजराना टेम्पल। इसको तो तुक्का लगा सकते हो यार, ज्यादातर मध्य प्रदेश में जो चीजें एक जगह होती है वो बहुत फेमस मंदिर है। ठीक है, ठीक ही तुक्का लग रहा है सबका। महाकाल मंदिर जो है उज्जैन, वहां पर जो है प्रदेश का पहला ऐसा परिसर बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, मंदिर कॉम्प्लेक्स बना, जो कि जीरो वेस्ट परिसर के तौर पे जो है उसको डेवलप किया गया है। ठीक है। यहाँ पर जो भी कचरा वगैरह, वेस्टेज वगैरह आता है ना, उसको रिसाइकलिंग किया जाता है और रिसाइकल के माध्यम से जो है उसको खाद बनाया जाता है। ठीक है। और वहीं पर एक गार्डन की तरह जो है उन खादों को यूज किया जा रहा है। तो ये जो महाकाल टेम्पल है, ये प्रदेश का, मध्य प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट कॉम्प्लेक्स बन गया है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स। The power of judicial review in the Indian Constitution and the provision of independence of judiciary is taken from which country? कौन से देश से जो है भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, उसको लिया गया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अलग रखा गया है, इंडिपेंडेंस रखा गया है, जुडिशरी को जो है राजनीति से या पार्लियामेंट से जो है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। ठीक है। तो इसमें एक तरह से बोल सकते हो कि जो कानून की स्वतंत्रता है उसको सबसे ऊपर माना गया है, और उसको स्वतंत्र रखा गया है, स्वतंत्र कानून। और जुडिशियल रिव्यू जो है, कानून का रिव्यू करने वाला जो सिस्टम है, वो किस देश से लिया गया है? बहुत फेमस है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान या फिर अमेरिका। जहां पर भी जुडिशली जो जुडिशरी वाली चीजें हैं या रिव्यू करने की चीजें हैं, वो सब अमेरिका से, यूएसए से जो है यहाँ पे लिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, मेन चीज क्या है इसमें? स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका या जुडिशियल रिव्यू जो है, ये सिस्टम यूएसए से आया है। नेक्स्ट है यहाँ पे: हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार?
देखो, जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य नहीं था और जब आजादी से पहले की बात हो रही थी 1935 के आसपास में, 1947 से भी पहले की बात है, तो उस टाइम में छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा था। तो पहला ऐसे कौन पर्सन बने छत्तीसगढ़ से जिनको उस सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गवर्नर बनने का सौभाग्य मिला, ठीक है, या जिनको गवर्नर अपॉइंटेड किया गया? पहला है ई राघवेंद्र राव, खूबचंद बघेल, रामदरस सिंह, या फिर शिव भानु गुप्ता। चलो, छत्तीसगढ़ में ई राघवेंद्र राव जो है पहले ऐसे पर्सन थे जिनको गवर्नर चुना गया था मध्य प्रांत और बरार वाला जो हिस्सा था उसका, ठीक है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ई राघवेंद्र राव। ये छत्तीसगढ़ के पहले गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वॉज द हीरो ऑफ रायपुर डायनामाइट इंसिडेंट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? रायपुर में एक जो है इंसिडेंट हुआ था आजादी की लड़ाई के समय, जब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 चल रहा था, उस टाइम में जो है रायपुर डायनामाइट केस कहा जाता है, ठीक है। तो उस रायपुर डायनामाइट इंसिडेंट के हीरो कौन थे, उसके लीडर कौन थे? बिलख नारायण अग्रवाल, परसराम सोनी, क्रांति कुमार भारती, या शिवनंदन? देखो, ये क्वेश्चन ना सीजीपीएससी वगैरह में बार बार रिपीट होता रहा है, सीजी व्यापम वगैरह में रिपीट हुआ है। इसलिए जो ये वहां से ही उठाया गया है, सीजी व्यापम के एग्जाम से, ठीक, एग्जाम के पेपर से। तो इसके जो करेक्ट आंसर है उनका नाम है बिलख नारायण अग्रवाल। वो रायपुर में जब डायनामाइट केस हुआ था तो उसके वो नायक थे, हीरो थे, ठीक है। रायपुर डायनामाइट कांड के नाम से फेमस है वो, बिलख नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट है, इन विच फोक सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़ इज द फोक टेल ऑफ संन्यास एंड श्रृंगार? संन्यास और श्रृंगार जिसमें पाया जाता है वो कौन से गीत में पाया जाता है? एक तो पंडवानी में, सुआ गीत में, भरथरी गायन में, या ढोला मारू गायन में? ऐसा कौन सा यहाँ पे जो है फोक सॉन्ग है जिसमें एक कहानी चलती है, संन्यास का भी और श्रृंगार का भी? मैंने तो इसको बड़ा डिटेल में पढ़ाया था आप लोग को, अगर याद हो वो कहानी तो। एक राजा एक रानी। चलो, सबको पता है, राजा भरथरी और रानी पिंगला की कहानी इसमें चलती है, और इसका करेक्ट आंसर है भरथरी गायन। तो भरथरी जो फोक सॉन्ग है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का, उसमें रानी पिंगला और भरथरी राजा की जो है कहानी उसमें चलती है, ठीक है। तो उसमें संन्यास भी है, श्रृंगार भी है, प्रेम भी है, और विरह भी है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको भारत में पहली बार भारत सरकार के द्वारा जो एस्टैब्लिश किया गया? 18 है वर्तमान में, सबसे पहला कौन है ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है उसको, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, या सुंदरबंस जो है बायोस्फीयर रिजर्व है वो? चलो, करेक्ट आंसर है इसका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्टैब्लिश किया गया था 1986 में। तो ये भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये साउथ में है, और तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के कुछ हिस्से जो है इसमें आते हैं।
In case of death of the president and the vice president of India, the blank will act as the president of India. कौन होगा अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की डेथ हो जाए तो भारत में कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह जो है काम करेगा? पहला है पार्लियामेंट चूजन कैंडिडेट, कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा चुना गया जो कैंडिडेट होगा वो। सेकंड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या प्रधानमंत्री जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह काम करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेंगे या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है काम करेंगे? चार ऑप्शन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए उस केस में कौन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा? चलो कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है। देखो भारत में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन किया गया है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों की डेथ हो जाती है उस केस में जो है भारत का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जब चीफ जस्टिस होंगे वो जो है प्रेसिडेंट की तरह जो है काम करेंगे, ठीक है, जब तक कि नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता या उनको जो है अपॉइंटेड नहीं किया जाता, तब तक जो है कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए प्रेसिडेंट वर्क करेंगे। तो ये जो है ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ऐसा हो भी चुका है एक बार, 1969 की बात है जब ऐसा हुआ था। 1969 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन और वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी करके, उन दोनों का जो है डेथ हो गया था। तो अचानक जो है वो जो पोस्ट है या ऑफिस है वो खाली हो गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1969 में जो है भारत के पहले ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने जिनको जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह काम करने का मौका, ठीक है। तो ये 1969 की बात है जब जाकिर हुसैन की डेथ हुआ था और उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया था, बेसिकली जो वीवी गिरी थी वो। तो दोनों पोस्ट खाली होने की वजह से जो है ये पोस्ट मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि सीजीआई थे उनको मिला था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, व्हाट हैज बीन रीनेम्ड एज द एज विलेज इस्लाम नगर इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली? कौन सा नाम दिया गया है इस्लाम नगर जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसको नया नाम, मतलब नाम परिवर्तन किया गया है? ये हम लोग करंट अफेयर्स वाले में पढ़े भी थे। पहला है जगदीशपुर, रामनगर, हमीदिया नगर या चाणक्यपुरी पुरी। चलो भोपाल में जो है एक इस्लाम नगर का जगह था और इस्लाम नगर नाम का एक जगह था, उसको बदल करके जगदीशपुर रख दिया गया है नाम। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है, जगदीशपुर। अच्छा, इसी के साथ में ना न्यूज में ये चीज भी फेमस हुआ था कि जब ये इस्लाम नगर को बदल करके जगदीशपुर रखा गया था तो उसी टाइम में जो है इंदौर में एक कोई गार्डन था यार, ग्लोबल गार्डन, ग्लोबल गार्डन ऐसा नाम था। था क्या, अभी भी है, लेकिन अब ये नाम नहीं है, उसको नमो ग्लोबल गार्डन रख दिया इसका नाम, नमो ग्लोबल गार्डन। ये इंदौर की बात है ना? अच्छा, भोपाल में इसके अलावा जो है एक और उसी टाइम में हुआ था, भोपाल का जो स्मार्ट सिटी पार्क है वहां पे, इसका नाम चेंज करके वाटर विजन पार्क रखा गया। तो ये सब नाम वगैरह चेंज ना एक ही साथ हुआ था उसी टाइम के। तो मे भी ये भी सब भी क्वेश्चन में पूछ ले तो याद रखना है, ये चीज जो है जगदीशपुर नाम रखा गया है इस्लाम नगर का नाम बदल करके। और ये जो भोपाल स्मार्ट सिटी है इसका नाम बदल करके वाटर विजन पार्क रखा गया।
सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड टू लेदर, ऑयल सीड्स, जूट, कॉटन। तो जो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन हुआ है, तो ये रिवॉल्यूशन जो है किससे रिलेटेड है? लेदर से, ऑयल सीड से, जूट से, कॉटन से। चलो, काफी लोग को पता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कॉटन का जो उस टाइम में ये चला था, उसको रेवोल्यूशन जब चला था, तो उस टाइम में जो है इसको सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है इसका नाम रखा गया था, और ये एसोसिएटेड है कॉटन से। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। ये लॉन्च किया गया था उस टाइम में फरवरी 2000, फरवरी 2000 में। ये जो रेवोल्यूशन है, तो और इसको जो है एक तरह से टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन भी कहा जाता है। इसी को नाम दिया गया था टेक्नो मिशन या टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन। ठीक है। और अगर इसी को बोला जाए सिल्वर रेवोल्यूशन, तो सिल्वर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? रजत क्रांति, सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति रिलेटेड था अंडे से, एग से। ठीक है। और सिल्वर फाइबर कॉटन से। ये एसोसिएटेड है एग से। चलो आगे है, व्हेन डिड द ब्लैक होल ट्रेजेडी टेक प्लेस? इतिहास का ये क्वेश्चन है, हिस्ट्री का जो है, ब्लैक होल ट्रेजेडी इसको कहा जाता है। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी जो है यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और कई स्टेट पीसीएस वगैरह में भी पूछा हुआ है। तो इसमें चैलेंज ये था, क्योंकि जो ऑप्शंस दिया हुआ है ना, वो जून महीने का ही अलग अलग डेट का दे दिया है, और ईयर भी ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है 20 जून 1756। पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। 20 जून 1756 को जो है ये इंसिडेंट हुआ था। एक्चुअली ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है, इसको उस टाइम में जो अवध के वो राजा थे सिराज उद्दौला, उन्होंने जो है लगभग लगभग 146 जो अंग्रेज वो थे, सैनिक थे, उनको जो है एक बंद कमरे में जो है वो कर दिया था, कैद कर लिया था। और सफोकेशन की वजह से चारों तरफ से जो है उसको बंद था, तो सफोकेशन की वजह से जो है उसमें लगभग लगभग कुछ 123 लोग मर गए थे वहां पे। ठीक है, डेथ हो गई थी उनकी। तो इसी ट्रेजेडी को बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। हालांकि उसके बाद में इसका जो रिएक्शन हुआ अंग्रेजों की तरफ से, वो फिर युद्ध वगैरह चालू हुआ उस टाइम में। तो ये उसी टाइम की घटना है जब प्लासी युद्ध वगैरह हुआ था तब की। ठीक है। आगे है, विच स्टेट पास्ड द राइट टू हेल्थ बिल फर्स्ट? पहली बार जो है कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास किया है? अब ये नई घटना है, अभी अभी की घटना है, अप्रैल की है शायद। तो पहली बार जो है किसी स्टेट ने राइट टू हेल्थ बिल पास किया है। सिक्किम ने, असम ने, राजस्थान ने, या उड़ीसा ने? बिल्कुल यार, बंगाल में हुआ था वो। चलो, अभी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास किया है। मतलब कि अब हर जो है नागरिक को जो है उसको अधिकार होगा हेल्थ का, स्वास्थ्य का। ये जो है बिल पास करने वाला पहला स्टेट बन गया है राजस्थान। ठीक है, करेक्ट है, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। चलो, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, द ऑपरेशन कावेरी लॉन्च्ड बाय इंडिया टू एवोक्यूट स्ट्रैंडेड सिटीजन्स इन। ठीक है, मतलब कि जो भी फंसे हुए वो थे, नागरिक थे, उनको निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया। तो ये कहाँ के जो फंसे हुए नागरिक थे उनको निकालने के लिए? सूडान, स्पेन, सिंगापुर, या स्विट्जरलैंड? अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अभी भारत सरकार ने तो है ऑपरेशन कावेरी जो है लॉन्च किया था।
न्यूज वगैरह देखते होगे तो ये पता ही होगा। ठीक है, सबको पता है, सूडान में फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन जारी किया उसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। ठीक, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, करेक्ट है सभी का। चलो, गिर नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट्स, जो गिर नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, वो किसके लिए फेमस है? पहला है ऑरिंगुटन, चेरी ब्लॉसम, रेड सिल्क कॉटन, एशियाटिक लायंस। एशिया का जो शेर है, एशियाई शेर है, किसके लिए फेमस है? गिर का नेशनल पार्क, गिर का राष्ट्रीय उद्यान। चलो, सबको पता है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। एशियाई शेरों के लिए फेमस स्थान है गिर का नेशनल पार्क, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा लियो, इसको कहा जाता है पैंथेरा लियो। The name of candidate for the office of president of India may be proposed by, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जब इलेक्शन होता है तो जो कैंडिडेट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उसको कितने लोग प्रपोज करते हैं, ये इसमें क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कोई भी 5 सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी 5 सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी भारत का 5 लोग, नागरिक जो है प्रपोज कर सकते हैं। एनी 5 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद का कोई 5 मेंबर होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है 50 मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज एंड सपोर्टेड बाय अनदर 50 मेंबर्स, जो 5 जो है निर्वाचक मंडल के जो 50 सदस्य होंगे वो प्रपोज करेंगे और 50 सदस्य उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उस प्रपोजल को सपोर्ट करेंगे। लास्ट है 10 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, जो निर्वाचक मंडल मंडल के 10 सदस्य होंगे वो प्रपोज करेंगे कैंडिडेट का नेम। चलो, काफी लोग को पता है इसका आंसर। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी होती है तो उसके लिए 50 सदस्य चाहिए होंगे जो उस नाम को प्रपोज करेंगे, और 50 मेंबर होंगे जो कि उस नाम को, प्रपोजल को जो है सपोर्ट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य, और उन 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावक बोला जाता है, प्रपोजल बोला जाता है इसमें। ठीक है, चलो, तो यहाँ से ये क्लास खत्म होता है, और जितना हम लोगों को इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। सारे टॉपिक्स हमने कवर किया था। जीके वाला अलग से वीडियो बने हुए थे, वो सब भी आप लोगों ने देखा होगा। करंट अफेयर्स के लिए जितना हो सकता था हम लोगों ने किया है। एमसीक्यूज भी हमने अब ठीक ठाक ही कर लिया है सारा चीज। लेकिन हमेशा याद रखना है कि आपको जो एमसीक्यूज पढ़ते हो एज इट इज वही क्वेश्चन आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा होता नहीं है अमूमन। क्वेश्चन पूछने वाले के पास स्कोप बहुत सारा होता है, तो वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने जो भी प्रैक्टिस किया है उससे आगे पीछे की बहुत सारे नॉलेज आपने गेन किया है, तो उनको यूज करके ही आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना, गलती मत करना, उसमें जल्दबाजी मत करना, और कोशिश करना कि जो है क्वेश्चन को सही सही टिक लगाने की, या जो भी है उसमें। जल्दबाजी करोगे तो कई बार क्वेश्चन में नहीं, और क्या पूछ रहा है, नहीं है, करेक्ट है, नॉन करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इन चीजों में हम लोग गलती करते हैं, तो वो जल्दबाजी नहीं करना है। और हमेशा याद रखना है, जीके जीके में, जीएस में जो भी होता है वो आपके पूरे प्रैक्टिस किए रहते हैं उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन घूमता है। तो थोड़ा सा एनालिसिस करना। 4 ऑप्शन अगर दिया है तो कौन कौन से ऑप्शन नहीं होने के चांसेस है उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कोई ऑप्शन दिखे और वही करेक्ट है करके बाकी ऑप्शन को आप देखो भी ना। चारों ऑप्शन को थोड़ा देख लेना, एनालिसिस करना, उसके हिसाब से करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड आए ये जरूरी नहीं है, मीडियम ही रहेगा आपका लेवल जो है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं बनने वाले, तो वहां कोई कंपटीशन नहीं है किसी का भी। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए वो सबसे बनना चाहिए, वो अगर है तो आप कंपटीशन में बहुत बेहतर तरीके से आप सर्वाइव करोगे। ठीक है, तो जो बनना ही है वो क्वेश्चन तो आपको बना के ही आना है। तुक्का सही कैसे मारे? देखो यार, तुक्का मारने का मैंने अपने लाइफ में एक ही चीज देखा है। तुक्का मारने का बड़ा सिंपल सी है, और मैं आप लोग को बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। मैं यूजीसी नेट का पहली बार पेपर दिया पिछले साल, और मुझे कोई आइडिया नहीं था उस एग्जाम के बारे में।
लेकिन मैंने दिया हिंदी पेपर में, क्योंकि मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने का शौक था। तो मैंने एमए में, हिंदी में एमए कर लिया। हालांकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, लेकिन मुझे कविताएं लिखने का शौक है, तो मैंने हिंदी साहित्य में कर लिया एमए। तो मुझे लगा चलो यूजीसी नेट का पेपर दे देते हैं। मैंने यूजीसी नेट का पेपर डाल दिया और बिना पढ़े मैं चला गया वहां एग्जाम हॉल में, क्योंकि मेरे पास टाइम था नहीं पढ़ने के लिए। अब क्वेश्चन आया है, जो फर्स्ट पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है, उसमें मैथ्स रीजनिंग ये दुनियादारी सब आता है, तो वो मेरे हाथ में था, मैं वही कर रहा हूँ, तो वो मुझसे बन गया था। ठीक है, तो उसमें 50 से 40 मैंने बना दिया और सब ठीक ठाक ही थे। अब बचे 100 क्वेश्चन जो हिंदी साहित्य के थे, और मुझे कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में आइडिया। तो मैं करता क्या था, जो कविताएं लिखी हुई हैं मुझे ये पता था कि वो दिनकर जी लिखेंगे तो कैसा होगा, हरिवंश राय बच्चन जी लिखे होंगे तो उनका मिजाज कैसा है। तो मैं कवियों के बारे में जानता था, लेकिन वो लाइन मुझे याद नहीं थे। तो मैं बस ये इमेजिन करता था कि ये लिखा है तो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा होता तो ये ऐसा होता, ये लिखा गया है तो हो सकता है ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा हो। ऐसे टाइप से मैंने तुक्के मारे हैं। और सारे 100 के क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मेरे को याद नहीं था, और मैंने सारे तुक्के मार दिए थे। और फिर भी मैंने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गया। ये हर बार हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार ना आपका एक्सपीरियंस काम आ जाता है। आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है उसको आपको पहचानना होगा। ठीक है, तो कई बार आप ऑप्शन को देखकर उसको जो है वो कर सकते हो, इलिमिनेट कर सकते हो। वो टैलेंट आपके अंदर में होना चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा ये नहीं बोलूंगा किसी को यार कि आप हिंदी साहित्य में आप तुक्के में यूजीसी पास हो जाओगे। मैं हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई हो सकता है ना, वो लगभग इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अगर आप उसको समझ जाते हो तो आप आसानी से कुछ भी कर सकते हो। तुक्के से बहुत लोग पास होते हैं, तुक्के से कई लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स भी निकाल देते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो तुक्का कैसा है। बिना मेहनत का तुक्का नहीं होता, तुक्का में भी बहुत मेहनत की जरूरत होती है। आपका पूरा बैकग्राउंड उसमें यूज होता है, आप पिछले सालों में क्या किए हो वो सब तुक्के में काम आता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि तुक्का भी तभी लगा पाओगे जब आप मेहनत किए होगे, थोड़ा बहुत पढ़े होगे। राइट, तो चलो खैर ये अलग मैटर है। आपको ये काम करना है कि आप अच्छे से एग्जाम दो, और जितना आप लोगों ने मेहनत किया होगा उसके हिसाब से आप लोग का जरूर सिलेक्शन होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को दोबारा ये सब पढ़ने की जरूरत ना पड़े और मेरे क्लास की जरूरत ना पड़े। आप लोग बढ़िया इसमें जो है अच्छे से करके, जो भी 2-3 दिन का टाइम है रिविजन कर लो अच्छे से, और पेपर दो आप लोग। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ, और अगर कुछ जरूरत रहता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, कोई भी वो रहेगा तो मैं वहां से बता दूंगा। कोई भी क्वेश्चन अगर छोटा हो, कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे मैसेज कर देना यार। ठीक है, तो अभी आप लोग का क्लास भी है, और सर आप लोग का क्लास लेने वाले हैं, तो ये हमारा लास्ट क्लास था। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना। कोई भी डाउट है तो 1-2 दिन का टाइम है, मुझे आप लोग मैसेज कर देना। कोई भी क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक में, तो मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आप लोग का सॉल्व करने का, प्रॉब्लम जो भी डाउट रहेगा उसको क्लियर करने का। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, और हम लोग ना मिले, मिले तो ऐसे मिले कि आप लोग सेलेक्टेड रहो, उस दिन हम लोग बात करें। ठीक है, और जब एग्जाम हो जाएगा तो क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन में हम लोग मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं, अच्छे से पेपर देना। ठीक।